अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैकेनिकल सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ELEC 202, इसमें हम थर्ड चैप्टर को लेके चल रहे हैं। थर्ड चैप्टर का जो उन्वान था वो था मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स। यानी कि तीसरे चैप्टर में हमने मोटर्स को, जनरेटर्स को, ट्रांसफार्मर्स को डिस्कस करना है। मोटर हमने डिस्कस किया, उसमें हमने डीसी मोटर को क्या होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल उसको डिस्कस किया है। फिर हमने अल्टरनेटर को या एसी जनरेटर को डिस्कस किया कि वो क्या होता है, उसमें कैसे EMF पैदा होती है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में तीसरे नंबर पर हमारे पास था ट्रांसफार्मर। तो हम आज इसको डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कैसे काम करता है या किस उसूल के तहत काम करता है, इसका बुनियादी मकसद क्या होता है, और मज़ीद हम पढ़ेंगे कि इसके बुनियादी हिस्से कौन कौन से होते हैं और ये इसकी जो इकसाम हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये हमने कुछ चीज़ें ट्रांसफार्मर के हवाले से डिस्कस करनी है। तो अज़ीज़ तलबा, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर ट्रांसफार्मर एक बुनियादी हैसियत रखता है। ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल के बग़ैर इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल बहुत महदूद हो जाता है। ट्रांसफार्मर की मदद से हम इलेक्ट्रिकल पावर को बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर या दूर दराज इलाकों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक बुनियादी हैसियत रखता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर। तो ट्रांसफार्मर जो है ये अहम एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर। इसको हम आज डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसकी कौन कौन सी इकसाम है। तो अज़ीज़ तलबा, इसके तारुफ़ की जानिब आएँ, ट्रांसफार्मर की तरफ के तारुफ़ की बात करें तो अज़ीज़ तलबा, इसको हम दो लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं कि ये वोल्टेज को चेंज करता है। इट चेंजेस वोल्टेजेस। वोल्टेज आपने पढ़े हैं, वो कुव्वत होती है, वो पोटेंशियल होता है, वो प्रेशर होता है जो करंट को चलाता है, उसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इसका तारुफ दो लफ्ज़ों में बयान करना हो तो वो यही है कि ये ट्रांसफार्मर एक ऐसा आला होता है जो कि वोल्टेज को चेंज करता है। वोल्टेज को चेंज करने का मतलब ये है कि इनपुट पे मिलने वाले वोल्टेज को आउटपुट पे बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। यानी कि इनपुट पे मिलने वाले वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसफार्मर का बुनियादी काम, हम इसे सबसे ज़्यादा जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, ये वोल्टेज को चेंज करता है। ट्रांसफार्मर की मदद से हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं। ये तो इसका बुनियादी काम है। अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए, इसके हिस्सों की बात की जाए तो अज़ीज़ तलबा, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर एक ऐसा आला है जिसमें कोई हिस्सा हरकत नहीं करता। आपने देखा होगा मोटर जो है उसमें रोटर हरकत करता है, जनरेटर उसमें भी आर्मेचर हरकत करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ये ऐसा आला है जिसमें कोई हिस्सा हरकत नहीं होता। ट्रांसफार्मर को कहा जाता है कि ये एक साकन आला है। ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस, ये एक साकन आला, इसमें कोई भी हिस्सा हरकत करने वाला नहीं होता। ट्रांसफार्मर में चूंकि कोई भी हिस्सा हरकत करने वाला नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर में बहुत कम लॉसेस वाक़या होते हैं, यानी कि पावर का ज़्यादा बहुत कम होता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी हिस्सा हरकत ना करने की वजह से पावर लॉसेस, पावर का ज़्यादा बहुत कम होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने दो तीन ज़हन में रखनी है ट्रांसफार्मर के हवाले से। सबसे पहले नंबर पर कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक साकन आला है, इसमें कोई हिस्सा हरकत नहीं करता, और कोई हिस्सा हरकत ना करने की वजह से ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेज या पावर का ज़्यादा बहुत कम होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर कि जिसकी एफिशिएंसी, कारकर्दगी 99% कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसमें कोई हिस्सा हरकत नहीं करता। हरकत ना करने की वजह से इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो ये था ट्रांसफार्मर का मुख्तसर तारुफ। लाजमी तौर पर आपने ट्रांसफार्मर को जगह जगह पे देखा होगा। तो अब आते हैं ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की जानिब कि ये किस उसूल के तहत काम करता है। अज़ीज़ तलबा, आपने कॉइल पढ़ी है, इंडक्टर या कॉइल। उसमें हम क्या करते हैं, कंडक्टर की मुख्तलिफ टर्न्स या उसके चक्रों की सूरत में कंडक्टर को तरतीब दे देते हैं।
यानी कि आपके पास कंडक्टर्स को आपने मुख्तलिफ चक्कर बना ली, उसकी कॉइल बना ली है। और अजीज़ तलबा, जब आप इस कॉइल को एसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई फ्राहम करेंगे, तो आपको पता है कि करंट जब कंडक्टर में चलती है तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द फ्लक्स क्रिएट होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इसको मुख्तसरन डिस्कस किया था। तो करंट की ये खासियत है, एसी हो या डीसी हो, उसने जब किसी चीज़ में से गुजरना है, किसी कॉइल में से, किसी कंडक्टर में से, तो उसके गिर्द मकनातीसी फ्लक्स पैदा होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। तो अजीज़ तलबा, हम क्या करते हैं, अगर आपके पास एक कॉइल है, उसको आप एसी सप्लाई फ्राहम करते हैं, तो एसी सप्लाई फ्राहम करने से जब इस कॉइल में से अल्टरनेटिंग करंट चलेगा तो इस कॉइल के गिर्द ऐसे फ्लक्स पैदा होगा, जो उसके गिर्द ऐसे गोल चक्कर बनाएगा, गोल दायरे बनाएगा। वो फ्लक्स जो है वो अंदर की जानिब सिकुड़ेगा, बाहर की जानिब फैलेगा। अजीज़ तलबा, अगर इस कॉइल को आप डीसी करंट फ्राहम करेंगे तो फ्लक्स पैदा होगा, लेकिन वो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि डीसी में पोलैरिटी या डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डीसी में वो डायरेक्ट करंट होती है, उसमें करंट कम ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप डीसी फ्राहम करेंगे, अगर डीसी फ्राहम करेंगे तो इसके गिर्द पैदा होने वाला फ्लक्स चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस कॉइल को एसी सप्लाई फ्राहम करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट फ्राहम करेंगे, तो इसके गिर्द जो फ्लक्स पैदा हो रहा है ये कम ज़्यादा भी होगा, क्योंकि एसी करंट जो उसमें कमी बेशी होती रहती है। तो एसी करंट में अल्टरनेटिंग करंट में कमी बेशी होने की वजह से इस कॉइल के गिर्द जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी कम ज़्यादा होगा, तो फ्लक्स की कमी बेशी वाक़या होगी। अब अगर हम इस कॉइल के करीब एक और कॉइल रख दें, इस कॉइल को अपने एसी करंट फ्राहम की है, अल्टरनेटिव करंट चला, उसके इर्द गिर्द कम ज़्यादा होने वाला फ्लक्स पैदा हुआ है। अगर इस कॉइल के पास आप एक और कॉइल रख देंगे तो इस कॉइल का पैदा करदा फ्लक्स जो कम ज़्यादा हो रहा है वो जब इस कॉइल के साथ टकराएगा तो इस कॉइल में ईएमएफ या वोल्टेजेस पैदा होंगे। अगर किसी एक कॉइल को एसी करंट फ्राहम की जाए, अल्टरनेटिव करंट फ्राहम की जाए, तो उस कॉइल के गिर्द तब्दील होने वाला फ्लक्स पैदा होता है। तब्दील होने वाले फ्लक्स का मतलब फ्लक्स कम ज़्यादा होता है। तो वो कम ज़्यादा होता हुआ फ्लक्स जब पास पड़ी दूसरी कॉइल से टकराता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत। जैसे आपने इस चैप्टर के फर्स्ट में फैराडे के कवानीन पढ़े हैं कि जब फ्लक्स चेंज होता हुआ फ्लक्स जब किसी कंडक्टर से टकराता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर जब आप इसको अल्टरनेटिंग करंट फ्राहम करेंगे तो इसके जो पैदा होने वाला फ्लक्स है वो कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में कमी बेशी होती रहती है, जो एसी करंट होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से इसका पैदा होने वाला फ्लक्स भी कम ज़्यादा होगा। वो कम ज़्यादा होता हुआ फ्लक्स जब साथ पड़ी कॉइल से टकराता है या लिंक करता है तो इसमें ईएमएफ पैदा होती है। तो इस अमल को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, बाहमी अमालियत। बाहमी अमालियत क्या होता है कि जब एक कॉइल को एसी सप्लाई फ्राहम की जाए तो उस कॉइल के गिर्द तब्दील होने वाला फ्लक्स पैदा होता है, वो फ्लक्स साथ पड़ी कॉइल के साथ टकराने से उस कॉइल में ईएमएफ पैदा करने का सबब बनता है। इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या बाहमी अमालियत। ये है ट्रांसफार्मर के काम करने का उसूल। तो अजीज़ तलबा, अगर आप इस कॉइल को डीसी सप्लाई फ्राहम करेंगे एसी की बजाय, अगर आप इसको डीसी करंट फ्राहम करेंगे, डायरेक्ट करंट फ्राहम करेंगे अगर इस कॉइल को, तो इस कॉइल के गिर्द फ्लक्स तो पैदा होगा लेकिन वो फ्लक्स कम ज़्यादा नहीं होगा। फ्लक्स में कमी बेशी ना होने की वजह से साथ पड़ी दूसरी कॉइल में ईएमएफ पैदा नहीं होगी, क्योंकि ईएमएफ पैदा करने के लिए शर्त है फ्लक्स में तब्दीली। फ्लक्स जब तक कम ज़्यादा नहीं होगा तब तक कंडक्टर में ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पर जब आप इसको डीसी सप्लाई फ्राहम कर देंगे, फ्लक्स तो पैदा होगा लेकिन इसमें ईएमएफ पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भी साकन है, ये कॉइल भी अपनी जगह पे साकन है, ये कॉइल भी अपनी जगह पे साकन है और फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा, तो कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस कॉइल को एसी सप्लाई फ्राहम करते हैं तो इसके गिर्द जो फ्लक्स पैदा होगा वो कम ज़्यादा होगा, तो वो कम ज़्यादा फ्लक्स होने की वजह से इसमें ईएमएफ पैदा होगी। तो ट्रांसफार्मर जो है ये डीसी पे काम नहीं करता, ये एसी पे काम करेगा। मतलब ट्रांसफार्मर की इनपुट पे डीसी सप्लाई फ्राहम करेंगे तो इसकी वाइंडिंग जलने का इम्कान है, ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर हमेशा सिर्फ एसी सप्लाई पे काम करता है, क्योंकि इसकी दोनों कॉइल्स साकन होती हैं और हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि फ्लक्स को कम ज़्यादा किया जाए। अगर आप डीसी फ्राहम करेंगे तो फ्लक्स कम ज़्यादा नहीं होगा,
लेकिन अगर आप AC फ्राहम करेंगे तो फ्लक्स में कमी बेशी वाक़या होगी। तो ये है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, काम करने का उसूल। मज़ीद आगे बढ़ते हैं इसके बेसिक पार्ट्स की जानिब। मज़ीद तलबा देखें, आपने देखा है कि यहाँ पर जब आपने इसको AC सप्लाई फ्राहम की है तो इसके गिर्द तब्दील होने वाला फ्लक्स पैदा हुआ है, वो फ्लक्स हवा के रास्ते दूसरी कॉइल तक जाता है, यानी कि एयर को यूज़ करते हुए वो दूसरी कॉइल तक जाता है। एक लफ्ज़ है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस। आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है करंट के रास्ते में रुकावट, जो रिलक्टेंस होती है ये फ्लक्स के रास्ते में रुकावट को कहते हैं। किसी मटेरियल की फ्लक्स के रास्ते में रुकावट को, फ्लक्स के गुजरने में जो रुकावट पेश करता है वो मटेरियल, उसकी उस खासियत को रिलक्टेंस कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, ये फ्लक्स जो है ये हवा के रास्ते दूसरी कॉइल तक जाता है। ये कॉइल आपस में मिली नहीं होती बल्कि इनके दरमियान गैप होता है, ये आइसोलेट होती हैं एक दूसरे से। तो हवा के ज़रिए, हवा को यूज़ करते हुए फ्लक्स जब वो दूसरी कॉइल के साथ टकराता है तो हवा की जो रिलक्टेंस होती है, हवा की रिलक्टेंस ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि दूसरी कॉइल तक पहुंचने वाला फ्लक्स कम हो जाता है, यानी कि फ्लक्स हवा में फैल जाता है, बिखर जाता है, जिससे क्या होता है कि दूसरी कॉइल तक पहुंचने वाले फ्लक्स में कमी वाक़या हो जाती है, फ्लक्स थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है EMF में कमी वाक़या हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक कॉइल का पैदा करदा फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम दूसरी कॉइल तक जाए। तो एक कॉइल का पैदा करदा फ्लक्स मैक्सिमम दूसरी कॉइल तक जाने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा मीडियम या ऐसा रास्ता इसको दिया जाए फ्लक्स को कि जिसकी रिलक्टेंस कम से कम हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोर इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पतरीदार कोर इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन स्टील की पतरीदार कोर होती है, सिलिकॉन स्टील मटेरियल की कोर इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोर रख देते हैं, ये दोनों जो कॉइल्स हैं इनके दरमियान कोर वाक़या होती है, तो ये जो कोर होती है इसकी रिलक्टेंस, इस कोर की रिलक्टेंस हवा की निस्बत कम होती है, जिससे क्या होता है कि फ्लक्स मैक्सिमम दूसरी कॉइल तक पहुंच जाता है। जब हम दोनों कॉइल्स के दरमियान कोर रख देते हैं या कोर के ज़रिए फ्लक्स को दूसरी कॉइल तक पहुंचाते हैं तो ये कोर फ्लक्स को मुर्तकिज़ करते हुए कॉन्सेंट्रेटिक अंदाज में दूसरी कॉइल तक पहुंचाती है। तो जब अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स दूसरी कॉइल तक पहुंचे तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा रास्ता फ्लक्स को दिया जाए जिस रास्ते की रिलक्टेंस कम से कम हो। तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पतरीदार कोर इस्तेमाल करते हैं। तो इस कॉइल का पैदा करदा फ्लक्स कोर के रास्ते, कोर से गुजरता हुआ दूसरी कॉइल तक जाता है। ये ट्रांसफार्मर की अलामत के तौर पर हम इस डायग्राम को लेते हैं। इसमें एक कॉइल होती है जिसको सप्लाई फ्राहम की जाती है और दूसरी कॉइल होती है जहाँ से सप्लाई हासिल की जाती है, या इसको इनपुट फ्राहम की जाती है, यहाँ पर लोड डाला जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर की अलामत है। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है, उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है, और जहाँ से आउटपुट हासिल की जाती है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ पे लोड डाला जाता है। तो ये एक कॉइल, ये दूसरी कॉइल, ये दो लाइनें जो है ये सिलिकॉन स्टील की पतरीदार कोर को जाहिर कर रही हैं। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की पतरीदार कोर, लैमिनेटेड, लैमिनेटेड का मतलब होता है पतरीदार। पत्रियों की सूरत में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पत्रियों की सूरत में पत्रियों को आपस में जोड़कर ये कोर डिज़ाइन की जाती है। अभी हम उनकी वो किस्में पढ़ते हैं तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर की अलामत के तौर पर हम इस डायग्राम को लेते हैं। एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये सिलिकॉन स्टील की पतरीदार कोर को जाहिर करती है। तो अजीज़ तलबा, आपको आइडिया हो चुका होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और वो किस असूल पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। तो अब आते हैं इसके बेसिक पार्ट्स। तो अजीज़ तलबा, इसके हमने वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ा है कि इसके कौन कौन से बुनियादी हिस्से होते हैं। एक इसकी वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, और एक सिलिकॉन स्टील की पतरीदार कोर। ये दो अहम हिस्से होते हैं, बुनियादी हिस्से होते हैं ट्रांसफार्मर के, यानी कि इन दो हिस्सों पर मुश्तमिल ट्रांसफार्मर मुकम्मल ट्रांसफार्मर होता है। क्या क्या है? पहला हिस्सा कौन सा है? वाइंडिंग।
वाइंडिंग दो तरह की होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग और एक कोर होती है। कोर कौन सी होती है? सिलिकॉन स्टील की पतलीदार कोर होती है। वाइंडिंग जो है ये कॉपर की होती है, कॉपर मटेरियल की। तो वाइंडिंग और कोर, यहाँ कोर और वाइंडिंग ये दो अहम और बुनियादी हिस्से होते हैं ट्रांसफार्मर के। फिर जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ता जाता है, उसकी रेटिंग में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे उसके हिफाजती और इमदादी आलात में इजाफा होता जाता है। तो बुनियादी तौर पर ट्रांसफार्मर के दो हिस्से हैं, कोर और वाइंडिंग। तो इसका भी आपको समझ आ चुकी होगी। अजीज तलबा, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के हवाले से जिन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है वो दो चीज़ें हमारे पास हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, और कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। अजीज तलबा, आपने पढ़ा यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। वो ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वोल्टेज को कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, अगर आपने ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को बढ़ाना है, वोल्टेज को ज़्यादा करना है, तो सेकेंडरी साइड पर ये कॉइल की जो टर्न्स हैं, चक्कर है, इनकी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा चक्कर होंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ या उतने ज़्यादा वोल्टेज पैदा होंगे। तो आप देखें प्राइमरी साइड पर चक्रों की तादाद कम है, टर्न्स की तादाद कम है, सेकेंडरी साइड पे टर्न्स की तादाद ज़्यादा है। तो इसका मतलब प्राइमरी पे मिलने वाले वोल्टेज कम होंगे, जबकि सेकेंडरी पे हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे। ये एलवी वाइंडिंग होगी, इनकी लो वोल्टेज, और यहाँ पे ये एचवी हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। तो प्राइमरी साइड पे टर्न्स की तादाद कम है, सेकेंडरी साइड पे टर्न्स की तादाद ज़्यादा है। तो ये ट्रांसफार्मर, इस तरह का ट्रांसफार्मर वोल्टेज को आउटपुट पे बढ़ा देता है। इसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। और अगर आप ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को कम करना चाहते हैं तो सेकेंडरी साइड पे चक्रों की तादाद कम रखते हैं। अब देखें प्राइमरी साइड पे चक्रों की तादाद ज़्यादा है और सेकेंडरी साइड पे चक्रों की तादाद कम है। तो इसका मतलब प्राइमरी पे जो फ्राहम करेंगे वोल्टेज वो ज़्यादा होंगे और आउटपुट पे हमें कम वोल्टेज मिलेंगे। तो ये कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को कम करता है। टर्न्स की तादाद कम है तो वोल्टेज कम होंगे, टर्न्स की तादाद ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा होंगे। तो जिस साइड पे टर्न्स ज़्यादा होंगी वो उसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी, जिस साइड पर टर्न्स कम होंगी उसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग लो वोल्टेज थी, यहाँ पे सेकेंडरी हाई वोल्टेज है, जबकि यहाँ पर प्राइमरी हाई वोल्टेज है और सेकेंडरी लो वोल्टेज है। तो टर्न्स की तादाद पे इन्हसार होता है पैदा होने वाले वोल्टेज का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेप डाउन मोड में भी इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो वो स्टेप अप कहलाएगा, अगर वोल्टेज को कम कर रहा है तो स्टेप डाउन कहलाएगा। ये वोल्टेज के लिहाज से ट्रांसफार्मर की इकसाम है। अब आते हैं आगे, ये जो हम कोर इस्तेमाल करते हैं उसकी बनावट के लिहाज से ट्रांसफार्मर की इकसाम। कोर जो हम इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन स्टील की पतलीदार कोर, सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड कोर, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स को चलाने के लिए, उस कोर की बनावट के लिहाज से ट्रांसफार्मर की दो किस्में के कोर को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। दो किस्म होती हैं उसकी, एक को कहते हैं कोर टाइप, एक को कहते हैं शेल टाइप। कोर टाइप, ये कोर टाइप की डायग्राम है अज़ीज़ तलबा, देखिए ये मुख्तलिफ पत्रियों को आपस में जोड़कर ये कोर को डिज़ाइन किया गया है। जब ये कोर डिज़ाइन हो जाती है तो इसमें दो लेग्स या दो लम्स बनती हैं, एक ही और एक ही, दो लेग्स बनती हैं। एक लेग के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है, दूसरी लेग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। ये ऐसा कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोर की दो लेग्स होती हैं, एक ये और एक ही आपको नज़र आ रही है। एक के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है, एक के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। और जब प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है इस तरह कोर की रास्ते दूसरी वाइंडिंग तक जाता है, वहाँ से टकराने के बाद ईएमएफ पैदा करने का सबब बनता है, इस तरह चक्कर मुकम्मल करता है। तो ये मुख्तलिफ पत्रियों को आपस में जोड़कर, ये सिलिकॉन स्टील की मुख्तलिफ पत्रियाँ जोड़कर ऐसे कोर डिज़ाइन की जाती है। ये है कोर टाइप, इसमें कोर की दो लेग्स होती हैं। दूसरा है शेल टाइप। शेल टाइप में कोर को जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसकी तीन लेग्स बनती हैं, एक दो तीन लेग्स होती हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर की। लेकिन जो वाइंडिंग की जाती है वो सिर्फ दरमियान वाली लेग के ऊपर की जाती है। पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई जाती है, इंसुलेशन के ऊपर फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है। यानी कि एक ही लेग के ऊपर दोनों वाइंडिंग्स की जाती हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, हाई वोल्टेज भी और लो वोल्टेज भी। तो इसमें एक दो तीन लेग्स होती हैं, इसमें दो लेग्स होती हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग-अलग होती हैं, अलग-अलग लेग्स पे होती हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही लेग पर होती हैं। तो
एक फ़र्क तो ये हो गया कि इसमें 2 लेग्स हैं, इसमें 3 लेग्स हैं। दूसरा फ़र्क क्या है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग-अलग लेग्स पे होती हैं, जबकि इसमें एक ही लेग पर दोनों दरमियान वाली लेग के ऊपर वाइंडिंग होती है। तीसरा फ़र्क क्या होता है कि इसमें वाइंडिंग बाहर नज़र आ रही होती है, कोर अंदर होती है, और इसमें कोर बाहर नज़र आ रही होती है, वाइंडिंग अंदर होती है। और चौथा फ़र्क क्या है कि इस कोर टाइप में फ्लक्स के चलने के लिए एक ही रास्ता बनता है, जबकि इसमें फ्लक्स के चलने के लिए 2 रास्ते बनते हैं। तो ये है फ़र्क कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ज़्यादातर कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। तो अजीज़ तलबा, ये कोर की बनावट के लिहाज से इकसाम थी ट्रांसफार्मर की, कोर टाइप और शेल टाइप। ये वोल्टेजेस के लिहाज से स्टेप अप और स्टेप डाउन। यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांसफार्मर किस उसूल के तहत काम करता है, और हमने देखा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये क्या क्या काम सर अंजाम देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।